नमस्कार। डिकोड एग्जाम द्वारा संचालित यूपीपीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 क्रैश कोर्स के भूगोल की आज 7वीं कक्षा होगी और मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। 7वीं कक्षा में आज हम लोग बात करेंगे भारत की जलवायु के बारे में, प्रश्नोत्तरी के बारे में। इससे पहले कि हम लोग कक्षा शुरू करें, मैं आपकी तैयारी के सिलसिले में एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहता हूँ। बड़ी चीज़ ये है कि अब तक का जो हम लोगों का साथ रहा और जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उसमें आपकी तैयारी बाधित न हो, इसके लिए डिकोड एग्ज़ाम ने आपके लिए एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ शुरुआत की है। और इस टेस्ट सीरीज़ की सबसे खास बात यह है कि इसमें 25 टेस्ट हैं। टोटल टेस्ट यदि मिलाया जाए तो ये टोटल 25 नंबर ऑफ टेस्ट हैं। इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने से पहले आप इसकी गुणवत्ता भी चेक करना चाहेंगे। गुणवत्ता चेक करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेमो PDF मिल जाएगा टेस्ट सीरीज़ का, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आप उसको देखिए कि वो आपके लिए कितना हेल्पफुल है, वो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपके लिए अगला प्रोसेस ये होगा कि आप ज्वाइन PCS 2020 लिख करके इस नंबर पे या इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक, तो अब शुरू करते हैं हम लोग अपनी कक्षा जलवायु। सीधा सीधा एक सीधा सीधा टर्म्स हम लोग यूज करेंगे जलवायु का। लेकिन बात यह है कि भारत की जलवायु के बारे में जब बात की जाती है तो यहाँ एक सीधा सा टर्म्स आता है और हमारा ध्यान कहाँ जाता है? मानसून पर। अभी हम लोग मानसून का नाम नहीं ले रहे हैं, अभी केवल जलवायु की हम लोग बात कर रहे हैं या केवल मानसून की बात कर रहे हैं। वो इसलिए कि अभी बरसात हुई, थोड़ी बहुत हुई ना, तो इधर भी बरसात हुई, इधर का मतलब गर्मी में भी बरसात हुई। और ये बरसात हम लोगों को जाड़े में भी, जनवरी वगैरह में भी देखने को मिली थी। तो इसका मतलब यह है कि यदि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं तो इसकी विशेषता क्या है, या अभी जो बरसात हो रही है या जाड़े में जो बरसात हो रही है होती है, तो इसके पीछे पूरा का पूरा प्रोसेस, एक पूरी की पूरी प्रक्रिया काम करती है। इस प्रक्रिया को हम किस तरीके से समझेंगे? तो इसको समझने के लिए पहले हम मौसम की बात कर लें। जैसे कि अभी बरसात का कारण आपसे पूछा जाए या अभी गर्मी की बात की जाए तो आप भी सीधा सीधा यही जवाब देंगे कि ये भारत की जलवायु है या ये गर्मियों का मौसम। अभी गर्मी क्यों चल रही है? तो अभी गर्मियों का मौसम है। ये इस तरीके का जवाब मिलता है। तो कहीं ना कहीं मौसम और जलवायु एक दूसरे के पर्याय न हो जाएं, लेकिन एक ऐसा बिंदु आता है घटकों को लेकर के कि जब दोनों एक साथ होते हैं। तो पहले मौसम को समझ लिया जाए, फिर जलवायु को समझ लें। एक छोटी सी परिभाषा, बड़ी सिंपल परिभाषा है कि वायुमंडल के अल्पकालिक अवस्था को हम मौसम कहते हैं। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, बरसात आएगा, फिर जाड़ा आएगा, तो ये मौसम बदलते रहता है। लेकिन जब जलवायु की हम लोग बात करेंगे तो ये स्थिर होता है। और यह जलवायु 30 वर्ष से अधिक एक विशाल क्षेत्र में मौसम की विभिन्न अवस्थाओं के कुल योग को हम जलवायु के रूप में समझते हैं। यानी कि विभिन्न अवस्था या कुल घटकों का योग। तो कौन कौन से घटक हैं? तो जो घटक मौसम के होंगे वही जलवायु के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मौसम यदि अल्पकालिक अवस्था है तो जलवायु दीर्घकालिक अवस्था है। तो मौसम और जलवायु के जो तत्व है कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो तापमान आएगा, फिर आर्द्रता आएगी, वर्षण होगा, बादलों का आवरण होगा, धूप होगा, वायुदाब होगा और पवनें होंगी। अब देखिए, तापमान को हम लोग समझ रहे हैं एक एक लाइन में। पहले इसलिए इन चीज़ों को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ये जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जैसे ही हम लोग अपने मेन कोर्स में एंटर करेंगे वैसे ही हमारे लिए इन शब्दों का इस्तेमाल अपरिहार्य हो जाएगा। तो इन शब्दों का इस्तेमाल अपरिहार्य हो और इन शब्दों का इस्तेमाल किस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, तो इसको जानने के लिए हमें इन शब्दों की व्याख्या जाननी होगी। तो व्याख्या को हम लोग इस तरीके से जानेंगे कि तापमान, वायु में उष्मा या ठंडक की मात्रा, ठीक, पवन, धरातल के निकट वायु की क्षैतिज गति। अब देखिए, यहां पवन और वायु दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ठीक, एक तो पवन है और दूसरा वायु है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पवन क्या है? तो पवन जो है, जो क्षैतिज चलती है, पवन की जो स्थिति है वो क्षैतिज बहती है, लेकिन वायु क्या होती है? वो ऊर्ध्वाधर चलती है। यानी कि पवन धरातल के निकट ये क्षैतिज अवस्था में ऐसे गति करती है और वायु जो है ऊर्ध्वाधर गति करती है। वायु हमेशा इस तरीके से ऊर्ध्वाधर गति करती है। तो पवन और वायु हम लोग समझ रहे हैं। टेम्परेचर,
अब वायु को पृथ्वी के चारों ओर फैला एक गैसीय मिश्रण भी कह सकते हैं। और वायु दाब क्या है कि वायु अपने भार के कारण धरातल पर जो बल डालता है या जो दबाव डालता है उसे हम वायु दाब के रूप में समझते हैं। इसके बाद आर्द्रता की बात आती है, तो वायु में विद्यमान जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसे हम आर्द्रता के रूप में समझते हैं। और जलवाष्प क्या है, यहां आर्द्रता में एक शब्द का इस्तेमाल हम लोग, एक टर्म्स का यूज किया हम लोगों ने जलवाष्प का। तो जलवाष्प क्या है, तो वायु में गैस के रूप में विद्यमान जल को जलवाष्प कहते हैं। जब वायु में गैस के रूप में विद्यमान जल जलवाष्प होता है तो ये वर्षण क्या कहलाता है, तो जल के द्रव या ठोस रूप में वापस पृथ्वी पर गिरने को वर्षण कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जलवाष्प का बनना और वापस वर्षण के रूप में जल के ठोस या जल के रूप में धरती पर ये जो जल का एक चक्र है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक चक्र है। ये कैसे है इसको हम लोग समझ लें। ये जलीय आवरण है, जलमंडल। अब यहाँ जो सूर्य की किरणों का विकिरण हो रहा है, इस सूर्यातप के कारण जो वाष्पीकरण होगा, ये वाष्पीकरण जब एयर में हमारे मिलता है और यही हवा में जब इसका संघनन होता है या हवा में जो इसका मिश्रण होता है, इसको हम लोग जलवाष्प के रूप में समझते हैं। लेकिन यही जलवाष्प ऊपर जब बढ़ता है और संघनित होकर के द्रव या ठोस के रूप में वापस पुनः जब धरती पर हमें जल के रूप में या बर्फ के रूप में हमें मिलता है तो इसे वर्षण कहते हैं। और ये पूरा का पूरा एक चक्र है, वाटर साइकिल, हम लोग इसको वाटर साइकिल के रूप में समझते हैं। खैर, वाटर साइकिल हम लोगों का विषय नहीं है, हम लोगों का विषय है ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को समझना। केवल बरसात को ही समझना हमारी प्रक्रिया आज का क्लास नहीं है। हमारा पूरा का पूरा क्लास है कि भारतीय मानसून को समझना। तो भारतीय मानसून को समझने से पहले हम लोग इसके मौसम के तत्वों को समझे और जलवायु को समझे। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, अब निष्कर्ष में हम मौसम की परिभाषा देखेंगे कि किसी स्थान पर किसी विशेष क्षण में इन घटकों के संदर्भ में, किन घटकों के, जो ऊपर हम लोग बात किए अभी, तापमान, पवन, ये वायु दाब, वायु आर्द्रता, वर्षण, इन घटकों के संदर्भ में या वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। ठीक, अतः यहां हम एक लाइन और जोड़ेंगे कि अतः मौसम से वायुमंडल की विशिष्ट दशाओं का बोध होता है। सीधा सीधा एक लाइन में कि मौसम से वायुमंडल की विशिष्ट दशाओं का बोध होता है, यानी कि अभी का मौसम कुछ और है, शाम का मौसम कुछ और हो सकता है। हो सकता है कि शाम में बारिश हो जाए, मौसम सुहावना हो जाए। हो सकता है कि आज जो है इतनी गर्मी पड़ रही है, सुबह थोड़ा सा उमस बढ़ जाए। यह वायुमंडलीय दशाओं पर निर्भर करता है। लेकिन जब जलवायु के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करेंगे तो जलवायु यह कहता है कि किसी बड़े क्षेत्र पर एक लंबी अवधि में औसत वायुमंडलीय दशाओं या औसत से इनके मुख्य विचलन, औसत से थोड़ा सा आगे पीछे के सामान्य संग्रथित रूप को हम लोग जलवायु कहते हैं। यह मौसम और जलवायु के रूप में हमने आज के क्लास की भूमिका को समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक चीज और हम लोग देखेंगे कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। बड़ी चीज यह है कि अभी हम लोग इंट्रो में ही चल रहे हैं, इंट्रोडक्शन का पार्ट हमारा चल रहा है, भूमिका को हम लोग समझ लिया। अब इंट्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं मानसून का। तो मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो बात आती है इस अवस्थिति की कि आपके देश की या किसी भूभाग की या किसी भूमंडल की अवस्थिति क्या है। जैसे अब यहां 0 डिग्री इक्वेटर पर जो देश हैं इनकी स्थिति, इनके वायुमंडल में इनके जलवायु की स्थिति अलग होगी। लेकिन यही ध्रुवीय प्रदेशों की जलवायु की वायुमंडलीय या वायुमंडलीय दशा क्या होगा, वो बिल्कुल भिन्न होगा। यानी कि जो कंडीशन यहां होगी वो यहां नहीं होगी और वो कंडीशन यहां नहीं होगी। इस आधार पर हम देखते हैं कि 0 डिग्री पर सूर्यातप क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि ये उभार है। सूर्यातप ज्यादा होगा, परिणाम स्वरूप वाष्पीकरण ज्यादा होगा, परिणाम स्वरूप बरसात ज्यादा होगी, उसके परिणाम स्वरूप
जैव मंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जैव विविधता यहां पाई जाती है। लेकिन अब सूर्यातप यहां ज्यादा मिलेगी तो परिणाम क्या होगा कि गर्मी भी यहां पर हमको मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं स्थिति क्या होती है, स्थिति क्या होती है, थोड़ी सी नरमी आने लगती है। क्यों? क्योंकि सूर्य के किरणों का जो प्रभाव यहां लंबवत चमकती है, सूर्य की किरणें अब वो तिरछी पड़ने लगती हैं। यहां तक हम लोग समझ लिए। अब अवस्थिति के ही साथ साथ विभिन्न उच्चावच भी काम करते हैं। एक चीज और यहां हम लोग जान लें कि जब सूर्यातप की मात्रा ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो प्रेशर क्या होगा, वायुदाब क्या होगा, लो होगा। यानी कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। इसी तरह से पूरे ग्लोब को बांटा गया, एक तो टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, इस तरीके से जोन को बांटा गया। अब देखिए, अब बात आती है कि यहां पर जो ये 0 डिग्री विषुवत वृत्त कहा गया है, विषुवत वृत्त पर यहां से 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ से चलने वाली जो व्यापारिक पवनें हैं, इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं, क्योंकि ये उत्तर पूर्व से चलती हैं। और यहाँ दक्षिण पूर्व से चलने वाली व्यापारिक पवनें जब यहाँ 0 डिग्री पर आकर के मिलती हैं तो एक डोल ड्रम का निर्माण होता है। क्यों यहाँ आकर के मिलती हैं? क्योंकि यहाँ सूर्यातप की मात्रा ज्यादा होती है, और सूर्यातप की मात्रा ज्यादा होने का परिणाम यह होता है कि टेम्परेचर हाई होता है, और हाई टेम्परेचर का परिणाम यह होता है कि वायुदाब लो हो जाता है। अब वायुदाब जब यहाँ प्रेशर कम होगा, वायुदाब जब यहाँ कम होगा, तो क्या होगा कि उच्च दाब से एयर प्रेशर निम्न दाब की ओर आएगा। ऐसा क्यों? इसको हम लोग दाब प्रवणता कहते हैं। दाब प्रवणता का अर्थ यह होता है कि दाब को मेंटेन करने के लिए, जैसे ये ए और ये बी, यहाँ ए का प्रेशर ज्यादा है और बी का प्रेशर कम है, तो यहां से प्रेशर क्या होगा, जिधर कम होगा उधर जाएगा। इसी तरह से यहां प्रेशर ज्यादा है तो इसको उपोष्ण उच्च दाब और इसको अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, अंतर उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र कहा जाता है। तो इसी तरीके से अब ये तो तय हो गया कि 0 डिग्री का जो ये क्षेत्र है अंतर उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र, और यहां पर 30 डिग्री पर उच्च दाब बन रहा है, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ उच्च दाब बन रहा है। लेकिन जैसे और थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहां एक चीज हमें देखने को मिलती है, 60 डिग्री या 80 डिग्री के आसपास जब हम लोग पहुंचते हैं यहाँ 80 डिग्री पर, तो एक चीज हमें यह देखने के लिए मिलती है कि यहाँ निम्न दाब क्षेत्र अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र बनता है। ये थोड़ा सा इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि जो पृथ्वी की गति है, इस गति के कारण ये निम्न दाब क्षेत्र हो सकता है। क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने यही जाना था कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, ठीक, लेकिन यहां तो लो टेम्परेचर होता है, तो फिर लो प्रेशर कैसे हो गया? तो संभवतः इसका कारण गति होगा। यहां जो इसका नियम है वो ये यहां काम कर रहा है, लेकिन दाब प्रवणता का जो नियम है वो हमेशा काम करता है। तो अवस्थिति इसको प्रभावित करती है। अब भारतीय संदर्भ में हम बात करेंगे तो कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी 23.5 डिग्री भारत को इस तरीके से विभाजित करती है, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वो विषुवत वृत्त के आसपास, यानी कि उष्ण कटिबंध तथा उत्तरी भाग इसका उपोष्ण कटिबंध में आ जाता है। अब ये एक बड़ा चीज हो गया। दूसरा, भू आकृति या उच्चावच की हम लोग बात कर लें तो भारत की जो भौतिक विविधता है वो भारतीय जलवायु को विशिष्टता प्रदान करती है। जैसे उत्तर में खड़ा हिमालय ये विशिष्टता प्रदान करता है। कैसे कि वर्षा ऋतु में मानसूनी पवनों को तो ये रोकता ही रोकता है, शीत ऋतु में साइबेरिया से आने वाली हवाओं को भी ये रोकता है। इसके बाद पृष्ठीय पवनें, तो वायु दाब के कटिबंधों, ये जैसे हमने बात किया था
कि ये अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र हो गया, और ये उपोष्ण उच्च दाब 30 डिग्री से लेकर के 80 डिग्री तक, और इसके ऊपर ध्रुवी पवने हैं, और ये निम्न अधोध्रुवी निम्न दाब का निर्माण हो रहा है। तो ये पृष्ठीय पवने जो भूमंडलीय पवनों के आधार पर देखते हैं कि भारत उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से चलने वाली स्थलीय पवन क्षेत्र में आता है। क्यों आता है? तो इसके पीछे कारण यह है कि भारत की जो अवस्थिति है वो कहाँ पड़ती है, वो इस तरीके से पड़ती है, यानी कि उपोष्ण उच्च दाब के क्षेत्र में ये आता है। भारत की जो अवस्थिति है इसके पीछे कारण यही है। और इसके बाद जेट स्ट्रीम, तो वायु धाराएं या जेट स्ट्रीम, अभी इन टर्म्स को हम लोग केवल देखते चलें, समझ आगे हम लोग समझेंगे, पहले इन टर्म्स को हम लोग समझ लें कि इनकी मूल परिभाषा क्या होती है और मूल पारिभाषिक शब्दों के रूप में इन्हें हम कैसे जानते हैं। तो जेट स्ट्रीम पवनों से भिन्न है। पवनों से भिन्न किस लिए है? तो पवन क्या कहलाती है कि जो क्षैतिज भूमंडल पर जिनका क्षैतिज संचरण होता है उन्हें हम पवन के रूप में जानते हैं। और ये जेट स्ट्रीम क्या करती है कि भूपृष्ठ के बहुत ऊपर से बहती है, और इसका मतलब यह है कि ऊपरी वायुमंडल में बहुत तेज गति से चलने वाली पवनों को जेट वायु धाराएं कहते हैं। यहां हम लोग समझ लिए। तो अब हम लोग बात करेंगे मानसून की। अभी हम लोगों ने इस पर कोई चर्चा नहीं किया कि ये भारतीय मानसून होगा कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन भारतीय मानसून को समझने के लिए हम चाहेंगे कि एक कथन लेकर के हम लोग चलें और उसी कथन के आधार पर हम लोग आगे चर्चा करते जाएंगे। अब यहां से हमारा क्लास शुरू होता है। कथन क्या है मानसून को समझने के लिए कि भारतीय मानसून शब्द को याद रखेंगे। इसको भारतीय मानसून इस कथन में कहा गया है, क्यों कहा गया हम लोग बस तुरंत अभी देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून और अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ के स्थानांतरण का परिणाम है। 3 शब्द हमको इसमें मिले, एक तो भारतीय मानसून, दूसरा दक्षिण पश्चिम मानसून और तीसरा अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र मिला। तो जैसा कि पहले हम लोग अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ को समझना चाहेंगे, तो ITCZ का मतलब यह हुआ कि ये ग्लोब पर जो ये 0 डिग्री है विषुवत रेखा, और यहाँ 30 डिग्री यानी उपोष्ण उच्च कटिबंध से चलने वाली जो व्यापारिक पवनें हैं, ये व्यापारिक पवनें इधर उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व से ये व्यापारिक पवनें जब यहाँ आकर के मिलती हैं, 0 डिग्री पर आकर के मिलती हैं, तो ये पवनें सामान्यतया जब ये पवनें आपस में टकराएंगी, यहाँ निम्न वायुदाब क्षेत्र है, ये क्षेत्र निम्न वायुदाब है, आपको याद रखना होगा, जो कि हम लोग पहले बात किए थे। ये उच्च वायुदाब और ये भी उच्च वायुदाब। अब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ गति करती हुई पवनें जब एक दूसरे के पास आती हैं, तो आपस में टकरा करके यहाँ चक्रवात नहीं होता बल्कि डोल ड्रम का निर्माण होता है। जैसे उत्तर से आने वाली पवनें और दक्षिण से आने वाली पवनें, ये दोनों क्या करती हैं, ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, और ये ऊपर की तरफ उठने के बाद अब यहाँ से विषुवत वृत्त से ये क्या करती है, ये इधर मुड़ जाती है और ये इधर मुड़ जाती है। तो अब विषुवत वृत्त से जब पवनें ऊपर की तरफ चलेंगी यानी उत्तर की तरफ चलेंगी, तो इनकी दिशा क्या हो जाएगी, इनकी दिशा ये हो जाएगी कि अब यहां से आ करके और डोल ड्रम के परिणाम स्वरूप ये पवनें अब ऐसे चलेंगी, तो इनकी दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। तो इनको तो हम दक्षिण पश्चिम के रूप में समझते हैं। और यही जो डोल ड्रम बनता है, इस डोल ड्रम के पीछे एक कारण यह है कि जब सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत होंगी, तो यहाँ लंबवत होने का परिणाम यह होगा कि टेम्परेचर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम को हम लोग समझ लिया, अब ITCZ को समझ रहे हैं। तो यहाँ परिणाम यह होगा कि निम्न वायुदाब का निर्माण होगा, और जैसे जैसे ये सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री साउथ, ये सूर्य की किरणों का जब आभासी स्थानांतरण या नॉर्थ में हो या साउथ में हो, तो उसी के साथ साथ ये निम्न वायुदाब की जो पेटी खिसकती है, इसी को हम लोग अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ के नाम से हम इसको
जानते हैं। तो अब बात आती है, ये कह रहा है, कथन ये है कि जो भारतीय मानसून है, यानी जो भारत में वर्षा होती है जिस मानसून के कारण, यह मानसून इसी ITCZ के, इस ITCZ के यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून और ITCZ के स्थानांतरण का परिणाम है। सीधा सीधा यदि दो लाइन में हम लोग समझें तो यह कह रहा है कि यहां जब ITCZ उत्तर की तरफ जाएगा, निम्न वायुदाब इधर जाएगा, तो इधर से हवाओं का जो प्रसार होगा वो दक्षिण पश्चिम होगा और ये भारत में वर्षा कराएंगे। और सूर्य की किरणों का आभासी स्थानांतरण जब विषुवत वृत्त के नीचे होगा, यानी मकर रेखा की तरफ जब जाएगा, दक्षिणायन सूर्य होंगे, तो क्या होगा कि इन अब जो वायुदाब है वो कहां बनेगा, वो विषुवत वृत्त के नीचे बनेगा। तो यहां से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ पवनों का संचलन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आर्द्रता से लदी ये पवनें वापसी में बरसात कराएंगी। कहने का मतलब यही है। लेकिन अभी यहां एक टर्म्स हमारा छूट रहा है भारतीय मानसून का, और दूसरा टर्म्स हमारा है मानसून। तो परिचय में हम लोग ये जान लें मानसून के इंट्रो में कि इसका अर्थ क्या होता है। मानसून को जब हम लोग किताबों में पढ़ते हैं तो मानसून के बारे में किताबों में यह लिखा है कि यह अरबी भाषा के मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है ऋतु या मौसम। लेकिन चूंकि इस लेवल पर जब हम लोगों को पढ़ना है तो इसमें हमें कुछ एक दो नई बातों को भी जानना होगा जो लॉजिकली सही हो। तो लॉजिकली सही क्या है कि चिंग चिया चेंग के शब्दों में मानसून सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण का एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र पर प्रवाह प्रतिरूप है, चिंग चिया चेंग ने कहा। अब चूंकि वायुमंडलीय परिसंचरण को हम लोग जान लें तो वायुमंडलीय परिसंचरण क्या है, अभी परिभाषा हम लोग जो देख रहे हैं इसमें वायुमंडलीय परिसंचरण एक टर्म्स आया, इसको हम लोग समझ लें। वायुमंडलीय परिसंचरण क्या कहलाता है? तो वायुमंडलीय परिसंचरण का अर्थ यह हुआ कि जब हवाएं या पवनें या वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती हैं तो अपने साथ ये क्या करती हैं, ऊष्मा का भी स्थानांतरण करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अक्षांशीय तापीय संतुलन का स्थानांतरण होता है, ये संतुलन बनता है। और चूंकि ये अक्षांशीय तापीय संतुलन केवल सूर्यातप के कारण ही नहीं वायु के भी कारण होता है, और वायु को वायुमंडलीय परिसंचरण में अब ये बड़ी चीज ये है कि ऊष्मा का स्थानांतरण जब वायु के द्वारा होता है तो ये कितने प्रकार की होती है, इनका वर्गीकरण हम लोग देख लें। ठीक, तो वर्गीकरण को हम लोग देखेंगे, क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण स्थानीय पवनें भी करेंगी, व्यापारिक पवनें भी करेंगी, चक्रवात के भी माध्यम से होगा, तो कई तरीके की पवनें हैं। तो वायु का वर्गीकरण हम लोग देख लें तो इसमें तीन तरीके का वर्गीकरण है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कौन कौन सी पवनें आती हैं? तो प्राथमिक में भूमंडलीय पवनें आएंगी, भूमंडलीय पवनें और जेट स्ट्रीम, ये प्राथमिक पवनें हो जाएंगी। दूसरा, द्वितीयक पवनों में सबसे पहले आएगा चक्रवात, फिर प्रतिचक्रवात और उसके बाद आता है मानसून। तीसरे में स्थानीय पवनें आएंगी। अब यहां तक हम लोग इंट्रो में ये जाने कि मानसून चूंकि वायुमंडलीय परिसंचरण का भाग है और मानसून द्वितीयक, ये पवनों का जो वर्गीकरण है वायुमंडलीय परिसंचरण में, इसमें ये द्वितीयक तरीके की पवनें हैं। तो यहां हम लोग अब यह जानेंगे कि यह द्वितीयक तरीके की पवनों का प्रवाह प्रतिरूप जो है, जहां संबंधित क्षेत्र के प्रत्येक भाग में स्पष्ट रूप से प्रभावी पवनें एक दिशा में बहती हैं, लेकिन जिसमें पवनों का उत्क्रमण हो जाता है। मानसून का अर्थ ऋतु परिवर्तन से होता है। अब ये द्वितीयक पवनें हैं तो ये द्वितीयक पवनों की एक बड़ी खासियत क्या है कि ये प्रोग्रेसिव होती है, यानी ये आवर्ती पवनें हैं। प्रोग्रेसिव कौन है?
जो समय के अनुसार अपने में परिवर्तन कर ले। तो ऋतु के अनुसार इनके प्रवाह प्रतिरूप में भी परिवर्तन होता है, द्वितीयक पवनें हैं। तो ऋतु प्रवाह में परिवर्तन का परिणाम यह होता है कि ये पवनें जो एक निश्चित समय में, निश्चित क्षेत्र में, निश्चित दिशा में बहती हैं, ऋतु परिवर्तन के हिसाब से इनमें परिवर्तन हो जाता है, सीधा सीधा उत्क्रमण हो जाता है, यानी कि इनकी दिशा बदल जाती है। यहां तक हम लोग समझ लिए। तो जैसे शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु के बीच था, ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु के बीच। अब हम लोग परिचय में, मानसून के परिचय में, परिभाषा के रूप में यदि हम लोग देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मानसून सामान्यतया वे द्वितीयक पवनें हैं जिनके स्थानांतरण से उष्मा का भी स्थानांतरण होता है, जिनके संचलन से उष्मा का स्थानांतरण होता है, और जिसका प्रभाव या जिसके प्रभावाधीन संबंधित क्षेत्र के भौतिक और जैविक सभी घटकों की विशेषताओं में अंतर पाया जाता है, विशेषताएं प्रभावित होती हैं। यहां तक हम लोग समझ लिए। तो अब इसका जो संबंधित क्षेत्र है वो कौन कौन सा है, कहां कहां ये बहती हैं, ये भी हम लोग इंट्रो में ही जान लें। तो इंट्रो में जब हम लोग बात करेंगे, अभी देखिए हमने भारतीय मानसून शब्द का जो टर्म्स जो यूज किया था हम लोग उसी पर अभी बात कर रहे हैं। तो अब जब भौगोलिक क्षेत्र की बात आती है, कहां कहां ये बहती हैं, ऐसा नहीं है कि ये केवल भारत में ही बहती हैं। तो इनका दक्षिण पूर्वी यूएस से उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ मेडागास्कर और मेडागास्कर के साथ साथ अफ्रीका में एक सर्टेन जगह है गिनी तट, और इसी के साथ साथ एक और है कैरेबियन द्वीप समूह। यहां पर भी मानसूनी पवनें पाई जाती हैं। लेकिन इसी के साथ यह भी कहा गया कि इन पवनों का, यहां मानसूनी पवनें तो पाई जाती हैं, लेकिन यह कहा गया कि इनका जो आदर्श विकास है, इन पवनों का आदर्श विकास कहां होता है? आदर्श विकास यह देखा गया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के ही साथ साथ महाद्वीपों के पूर्वी भाग और पूर्वी भाग के ही साथ साथ यह देखा गया कि एशिया के दक्षिणी हिस्से में या दक्षिण पूर्वी एशिया में, एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग। अब यहां हम लोग जब देखते हैं कि एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग का नाम आता है, तो एशिया के दक्षिण पूर्व में कौन सा देश स्थित है जो केंद्र में है? तो एशिया के दक्षिण पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप। अब यहां जैसे ही हम उपमहाद्वीप की बात करेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप पर, यानी कि दक्षिण पूर्वी समस्त एशियाई देश आ जाएंगे। ये राजनीतिक सीमाओं से परे भौगोलिक स्थिति की हम लोग बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले तक या जब हम लोग पुरानी एनसीईआरटी पढ़ते तो उसमें लक्षद्वीप और श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन आधुनिक विचारकों ने यह कहा है कि नहीं, ये सभी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश लगभग भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। तो अब चूंकि एशिया का ये जो दक्षिण पूर्वी भाग है, इस एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग के केंद्र में क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप। तो अब हमने यहां तक ये जाना कि इसकी परिभाषा क्या है कि मानसून वह द्वितीयक पवनें हैं जो संबंधित क्षेत्र में बहती हैं और इनके संचलन के परिणाम स्वरूप उष्मा का स्थानांतरण भी होता है, और इस उष्मा के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप इस संबंधित क्षेत्र में आर्द्रता से भरी पवनें वर्षा भी कराती हैं। और इन पवनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका उत्क्रमण हो जाता है, यानी कि यह वे द्वितीयक आवर्ती पवनें हैं जो ऋतु परिवर्तन के हिसाब से अपने में परिवर्तन कर लेती हैं। और दूसरी बात हमने ये जाना कि इनका भौगोलिक प्रभाव क्षेत्र कौन कौन सा है? दक्षिण पूर्वी यूएस से उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, अफ्रीका का गिनी तट
कैरेबियन द्वीप समूह। लेकिन इसी के साथ हमने ये देखा कि इनका आदर्श विकास कहाँ होता है, और जब ये इनके आदर्श विकास की स्थिति ये है कि एशिया का दक्षिण पूर्वी भाग, तो एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में कौन सा उपमहाद्वीप है? भारतीय उपमहाद्वीप। तो इसी भारतीय उपमहाद्वीप के नाम पर इसको हम लोग भारतीय मानसून भी कहते हैं। यहां तक हम लोग समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालांकि इंट्रो में ही कोई ऐसी बात होनी चाहिए जो हमको मेन कोर्स में इंटर करा दे। तो यहां हमने भारतीय मानसून की बात की, लेकिन यहां तो ये इंट्रो से ये बात ही नहीं निकल करके आएगी, तो फिर इसकी संकल्पनाओं की बात हम लोग क्यों करें। तो इन मानसून के प्रभाव के अंतर्गत, जिसके प्रभावाधीन यहां चिंग चियाचेंग ये कहते हैं कि प्रत्येक भाग में स्पष्ट रूप से प्रभावी पवनें, जिसमें कि भौतिक और जैविक घटकों की विशेषताएं प्रभावित होती हैं, अतः इनका अध्ययन हमारे लिए अपरिहार्य हो जाता है। और चूंकि यह पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है, अतः इससे जुड़े हुए विभिन्न संकल्पनाओं को जानना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। तो अब मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांतों की हम लोग बात कर लें। मेन कोर्स हमारा यह है कि कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो सिद्धांतों में प्राचीन या चिरसम्मत सिद्धांत, जिसमें कि तापीय सिद्धांत एडमंड हेली ने दिया, और एडमंड हेली के तापीय सिद्धांत की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और दूसरा आधुनिक विचारधारा की हम लोग बात करेंगे, जिसमें जेट स्ट्रीम पी कोटेश्वरम ने और अल नीनो सिद्धांत गिलबर्ट बाकर ने दिया। लेकिन तापीय सिद्धांत की आलोचना फ्लोन ने किया, जिन्होंने विषुवत पछुआ पवन का सिद्धांत या गत्यात्मक सिद्धांत दिया। तो यहाँ तापीय सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे और फिर इसकी आलोचना के रूप में फ्लोन को हम लोग देखेंगे, और फिर आधुनिक विचारधारा की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले संकल्पनाओं में हम लोग ये देख लें तापीय सिद्धांत क्या कहलाता है। तो तापीय सिद्धांत के अनुसार यदि पृथ्वी पर जल अथवा स्थल दोनों में से कोई एक ही भाग होता, यानी या तो केवल जल होता या स्थल ही होता, कोई एक ही भाग होता, तो मानसून पवनों की उत्पत्ति ही नहीं होती। इसका तात्पर्य क्या है कि मानसून पवनों के उत्क्रमण में, मानसून पवनों में जो उत्क्रमण होता है वो इसके विशिष्टताओं के कारण होता है, जो तापांतर होता है। क्योंकि स्थल और जल इन दोनों के ताप में अंतर पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु दाब की प्रवणता या टेम्परेचर में अंतर, जब यहाँ इस भूभाग पर टेम्परेचर हाई होगा तो एयर प्रेशर क्या होगा? वो लो होगा। लेकिन जब यहाँ एयर प्रेशर लो होगा तो यहाँ जल में क्या होगा? एयर प्रेशर हाई होगा। एयर प्रेशर हाई होगा, जिसके परिणाम स्वरूप पवनें यहाँ लो प्रेशर से क्या करेंगी? अरे हाई प्रेशर से क्या करेंगी? लो प्रेशर की तरफ आएंगी। और चूंकि ये पवनें जब स्थानांतरित होती हैं तो अपने साथ ये क्या लेकर के आती हैं? उष्मा लेकर के आती हैं। और इस उष्मा के ही साथ साथ ये जो जलवाष्प है, इसकी आर्द्रता ग्रहण करने की भी क्षमता इन पवनों में है। तो ये जब उष्मा का संचरण इधर होगा और इस उष्मा के संचरण के परिणाम स्वरूप जलवाष्प की भी मात्रा होगी, परिणाम क्या होगा? यहाँ वर्षण होगी, बरसात होगी। तो यही तापीय सिद्धांत में कहा गया। एडमंड हेली ने कहा कि यदि पृथ्वी पर जल अथवा स्थल दोनों में से कोई एक होता तो मानसून पवनों की उत्पत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सूर्य की किरणों के आभासी स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप कभी टेम्परेचर यहाँ ज्यादा होगा तो कभी टेम्परेचर लो होगा। कभी यहाँ 23.5 डिग्री तक जब सूर्य लंबवत होगा तो टेम्परेचर यहाँ ज्यादा होगा। अब जैसे जैसे ITCZ उत्तर की तरफ बढ़ेगा तो निम्न वायुदाब का गर्त भी यानी पेटी भी क्या करेगी? वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो जिधर निम्न वायुदाब होगा पवनें उसी दिशा में बहेंगी। यहां तक तो हम लोग समझ रहे हैं। अब सूर्य जब दक्षिणायन होंगे और विषुवत वृत्त के नीचे यानी दक्षिणी पार्ट में मकर रेखा पर जब वो पहुंचेंगे तो ये ITCZ कहाँ खिसक करके चला जाएगा? मकर रेखा पर जाएगा। तो अब डोलड्रम का निर्माण कहाँ होगा? ITCZ यानी निम्न वायुदाब की पेटी कहाँ बनेगी? वो
मकर रेखा पर बन रही है, और इधर क्या होगा, उच्च वायुदाब होगा। यानी कि जो पवनें अभी तक उत्तर की तरफ बह रही थी उनका सीधे उत्क्रमण हो जाएगा, और वो क्या हो जाएंगी, वो अब किधर बहने लगेंगी, उनकी दिशा में पूरा का पूरा परिवर्तन हो जाएगा, वो दक्षिण की तरफ बहने लगेंगे। ये हेली ने कहा। जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे, ग्रीष्म काल की हम लोग बात कर लें तो ग्रीष्म काल में सूर्य की किरणों का आभासी स्थानांतरण कर्क रेखा पर होता है, जिससे निम्न वायुदाब निम्न हो जाता है और पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं। यह ग्रीष्म काल की बात की। शीतकाल में इन्होंने क्या कहा, शीतकाल कब पड़ेगा, जब सूर्यातप की मात्रा हमको कम मिलेगी, यानी सूर्य हमसे दूर रहेंगे। शीतकाल में यानी कि जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होते हैं। अच्छा, ये जान लेना चाहिए कि सूर्य लंबवत होते हैं या इनकी किरणों का आभासी स्थानांतरण होता है। सूर्य तो स्थिर है ना भाई, सूर्य स्थिर है, ये जो भी होता है वो किसके कारण होता है, वो पृथ्वी की गति के कारण होता है। तो यहां पर सूर्य के किरणों के आभासी स्थानांतरण के हम लोग बात करेंगे। सूर्य का स्थानांतरण हम लोग नहीं कराएंगे, हम लोग सूर्य की किरणों का आभासी स्थानांतरण जो पृथ्वी की गति के अनुसार होता है। ठीक, तो अब सूर्य की किरणों का आभासी स्थानांतरण मकर रेखा पर हो गया, तो सूर्यातप कहां होगा, मकर रेखा पर ज्यादा मिलेगा। निम्न वायुदाब का गर्त वहां बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर वहां बढ़ गया है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। परिणाम क्या होगा कि उच्च वायुदाब से पवनें निम्न वायुदाब की तरफ जाएंगी। इसका मतलब यह है कि अब यहां से यानी स्थल से पवनें अब जल की तरफ मूव कर रही हैं। यह शीतकाल की स्थिति है। इस तापीय सिद्धांत की एक आलोचना हुई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस तापीय सिद्धांत में हम लोग आगे न जाकर के पहले मूल रूप से ही इसकी आलोचना पर देख लें कि इस सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर किया गया कि ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के क्रमशः न्यून तथा उच्च वायु भार का केंद्र इतना शक्तिशाली नहीं होता कि वे विस्तृत क्षेत्र पर चलने वाली मानसून पवनों की दिशा में पूर्ण परिवर्तन कर दें। ये जो निम्न वायुदाब या उच्च वायुदाब बन रहे हैं, इनका केंद्र इतना शक्तिशाली नहीं होता है कि एक विस्तृत क्षेत्र में बहने वाली पवनों के दिशा में ये परिवर्तन कर दे। तो फिर इसका दूसरा कारण क्या होगा, दूसरी तरफ इन्होंने हिमालय के महत्व को और यहाँ ये जो मरुस्थलीय भाग है हमारा, इन्होंने इसकी अवहेलना कर दी। क्यों अवहेलना कर दी, अब आगे हम लोग देखते हैं कि गत्यात्मक सिद्धांत फ्लोन के अनुसार। अब हम लोग थोड़ा सा व्यापारिक पवनों की बात कर लें। फ्लोन ने विषुवत पछुआ पवन सिद्धांत दिया, यानी व्यापारिक पवनों के मिलने के फलस्वरूप भूमध्य रेखीय शांत पेटी के दोनों ओर सीमांत उत्पन्न हो जाता है, जिससे अंतः उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र ऋतु जिसे हम क्या समझते हैं, अंतः उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र समझते हैं। अब ये समझिए कि 30 डिग्री यहाँ, इस 30 डिग्री ये उपोष्ण उच्च वायुदाब और 30 डिग्री साउथ उपोष्ण उच्च वायुदाब। अब चूंकि ये उच्च वायुदाब है और ये भी उच्च वायुदाब है, तो स्वाभाविक है कि यह पवनें किधर बहेंगी, निम्न वायुदाब की तरफ। तो इधर से उत्तर और पूर्व से ये बहने वाली पवनें, जिनकी दिशा पूर्व से चल रही है, इनको हम लोग उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जानते हैं। और ऐसे ही उपोष्ण उच्च वायुदाब यानी दक्षिण से दक्षिण, ये तो हम समझ रहे हैं कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और इसको हम लोग ईस्ट के रूप में समझते हैं और इसको वेस्ट के रूप में समझते हैं। तो अब दक्षिण और पूर्व से जो पवनें चलेंगी, इसको हम लोग दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहते हैं। और ये दोनों पवनें यहाँ जब 0 डिग्री पर आकर के मिलती हैं, यानी सूर्य जब 0 डिग्री पर लंबवत होते हैं, सूर्य के किरणों का लंबवत प्रभाव जब 0 डिग्री पर पड़ता है, यहाँ निम्न वायुदाब की जो शांत पेटी है, इसका एक निर्माण होता है। अब यहाँ जो दोनों पवनें आकर के 0 डिग्री पर मिलती हैं, तो ये पवनें मिलने के साथ ही ऊपर, बहुत ऊपर तक उठती चली जाती हैं। और बहुत ऊपर उठने के बाद क्या होता है कि इन पवनों की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। यानी अभी तक जो पवनें उत्तर से पूर्व की तरफ 0 डिग्री
उत्तर से, उत्तर पूर्व से जो 0 डिग्री की तरफ आ रही थी पवनें, ये पवनें यहां मिलने के बाद अब क्या करेंगी, ये दक्षिण और पश्चिम दिशा से ये बहना शुरू कर देंगे। ठीक, लेकिन सूर्य चूंकि ग्रीष्म काल में इधर बढ़ रहे हैं कर्क रेखा की तरफ, तो इसी के साथ साथ ये डोलड्रम यानी जो भूमध्य रेखी शांत पेटी है, ये भी क्रमशः उत्तर की तरफ खिसकता जाएगा। परिणाम क्या होगा कि उत्तर पूर्व की व्यापारिक पवनें और दक्षिण पूर्व की व्यापारिक पवनें अब कहां मिलेंगी, 0 डिग्री के ऊपर ही ये मिलेंगी। इनका मिलन स्थल क्या होगा, 0 डिग्री के ऊपर होगा। तो इसी अभी अब जहां यह पवनें मिलेंगी, जहां इनका मिलन होगा, उसको हम लोग मिलन स्थल यानी कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या भूमध्य रेखीय शांत पेटी का खिसकाव हम बोलते हैं, जो 0 डिग्री से क्रमशः उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। यह ग्रीष्म काल में उत्तर की तरफ बढ़ेगा, लेकिन शीतकाल में ही इनका खिसकाव किधर हो जाएगा, ये मकर रेखा की तरफ हो जाएगा। ठीक, तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत में बहने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें भूमध्य रेखी पछुआ पवनें नहीं है। ये भूमध्य रेखी पछुआ पवनें नहीं है, बल्कि क्या है कि उत्तर पूर्व से बहने वाली व्यापारिक पवनें जो यहां इनसे मिलने के बाद इनकी दिशा का उत्क्रमण हो जाता है, दिशा इनकी बदल जाती है। दूसरा क्या होता है कि पश्चिमी पवनें महासागरों से पर्याप्त आर्द्रता ग्रहण करती है। ये जब उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, भाई हम लोग पवनों के विषय में जान रहे थे वायुमंडलीय परिसंचरण के विषय में कि ये उष्मा का भी स्थानांतरण करती हैं, जिससे कि अक्षांशीय तापीय संतुलन बना रहता है। तो ये जब अपने साथ उष्मा को लेकर के आ रही हैं और महासागरों में जब ये उतरती हैं, तो इनसे ये पर्याप्त आर्द्रता ग्रहण करेंगी, और जब ये पर्याप्त आर्द्रता ग्रहण करती हैं तब क्या होता है कि मानसून पवनों का उत्क्रमण तापीय कारणों से नहीं बल्कि व्यापारिक पवनों के पुनर्स्थापन से होता है, ये फ्लोन ने कहा। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि जेट स्ट्रीम विचारधारा क्या कहलाती है। फ्लोन के इस विचारधारा के बाद अब फ्लोन ने भी हिमालय के महत्व को नकार दिया, क्योंकि पवनें जो उच्चावच की हम लोग बात किए थे, तो ये जब पवनें यहाँ आती हैं बहते हुए और इधर से ये हिमालय वापस इनको रोकता है, और रोकने के बाद ये गतिशील पवनें क्या करती हैं, यहाँ मरुस्थल में जो तप्त होता है और ये जो दक्कन का पठार हमारा तप्त होता है, और यहाँ से जो गर्मी बनती है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये तप्त पठार निम्न वायुदाब गर्त का निर्माण करता है, और ये पवनें फिर किधर भागेंगी, उच्च वायुदाब की तरफ भागेंगी, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का निर्माण होता है। क्योंकि अब जो है उच्च वायुदाब की पेटी किधर स्थापित हो जाती है, इधर हो जाती है बंगाल की खाड़ी में। फिर वापस जब ये सूर्य दक्षिणायन होते हैं, तो ये ITC जेट किधर खिसकता है, दक्षिण की तरफ। क्लियर। तो जेट स्ट्रीम विचारधारा की हम लोग बात कर लें। इस विचारधारा में जेट स्ट्रीम के बारे में हम लोग बात कर लिए थे कि ये ऊपरी तल वायुमंडलीय परिसंचरण को हम लोग समझते हैं, जो ऊपर में बहुत ऊपर वायुमंडल में हमारे यानी भूमंडल भूपृष्ठ से बहुत ऊपर वायुमंडल में बहने वाली बहुत तेज गति से जो वायु धाराएं हैं, वायु राशियां हैं, उनको जेट स्ट्रीम समझते हैं। तो यहाँ पी कोटेश्वरम ने भारतीय मानसून की उत्पत्ति का सिद्धांत तिब्बत के पठार से जोड़ा। इन्होंने कहा कि तिब्बत का पठार अपनी विशिष्टता के कारण, अब फिर वही तापीय सिद्धांत आएगा, आधार वही है। तो इन्होंने कहा कि तिब्बत का पठार अपनी विशिष्टता के आधार पर, विशिष्टता क्या है, तो ये लगभग भूमंडल से 4000 मीटर ऊपर उठा हुआ 45 लाख वर्ग किलोमीटर का एक विस्तृत एरिया ये हीटर का काम करता है। जब सूर्यातप इस पर जाता है, जाहिर सी बात है कि ये सामान्य भूपृष्ठ से ऊपर उठा हुआ है, तो सूर्य की किरणों का प्रभाव ज़्यादा होगा। जब विकिरण इस पर ज़्यादा होगा तो उसके प्रभावाधीन ये क्या होगा, हीट होगा, गर्म होगा। तो वही इन्होंने कहा कि अपनी विशिष्टता के कारण अपने आसपास के क्षेत्र से अधिक गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद ये क्या करता है कि हीटर की भूमिका में आता है। और जैसे ही ये हीटर की भूमिका में आएगा, 45 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया पूरा का पूरा यदि गर्म होता है, तो ये हवाएं क्या करेंगी, ये
और ऊपर की तरफ बढ़ेंगी, क्योंकि गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। और जब ये ऊपर की तरफ हवाएं उठती हैं तो परिणाम क्या होता है कि क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में, क्षोभ मंडल के सबसे ऊपरी भाग में भारत के दक्षिण पठार के ऊपर, यानी कि जो भारत का दक्षिण का पठार है, इससे 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर बड़ी तेज गति से हवाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में तीव्र गति से चलती हैं। यानी कि यहां हम लोग यदि बात करें तो ये तिब्बत का पठार हिमालय श्रेणी को इस तरीके से यदि निकाल दिया, इस तरीके से हम लोग देखें तो यहाँ तिब्बत के पठार से ये जो गर्म हवाएं उठती हैं, ये गर्म हवाएं यहाँ डेक्कन प्लेटो से 9 किलोमीटर ऊपर पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ तेज गति से प्रवाहित होती है। कारण क्या है? क्योंकि अब यहाँ जो हिमालय की विशिष्टता है ये इन हवाओं को 2 भागों में विभक्त कर देता है। ठीक, यानी कि ये हवाएं 9 किलोमीटर ऊपर उठती हैं और ये किधर से गुजरती हैं? तो ऐसे गुजरती हैं डेक्कन के पठार से। अब डेक्कन के पठार, दक्कन के पठार से 9 किलोमीटर की ऊंचाई से जब ये ऊपर उठती हैं तो ये विस्थापित गर्म हवाएं कहाँ आकर के उतरती हैं? ये जो विस्थापित हवाएं हैं इधर आकर के यहाँ पर ये उतरती हैं। यानी कि अब महासागरों में ये हवाएं उतरेंगी। महासागरों में जब ये हवाएं ठंडी होकर के नीचे उतरती हैं तो अगली कड़ी क्या होती है कि उत्तर की दक्षिण पश्चिम दिशा से ये प्रवाहित होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो व्यापारिक पवनों का उत्क्रमण होता है, यहाँ ये हवाएं जब ठंडी होंगी तो यहाँ वायुदाब क्या होगा? बढ़ेगा, और इधर का वायुदाब क्या होगा? निम्न होगा, क्योंकि अब इधर खाली जगह पा रहा है। तो यहाँ ठंडी होने के बाद उच्च वायुदाब से ये पवनें इधर चलेंगी, यानी निम्न वायुदाब की तरफ इन पवनों की गति हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ ठंडी पवनें, अब ठंडी कैसे हो रही हैं? तो ये महासागर से आर्द्रता ग्रहण कर रही हैं और ये अब धरातल की तरफ यानी स्थल खंड की तरफ ये बहेंगे। इसका निष्कर्ष हम लोग देख लें, अब तक की बातचीत का जेट स्ट्रीम का जो निष्कर्ष रहा वो निष्कर्ष ये है कि तिब्बत के पठार से होने वाले विकिरण से पूर्वी जेट को बल मिलता है। यानी यदि यहाँ पे तिब्बत का पठार जितना तप्त होगा उतना ही पवनों का विस्थापन कहाँ होगा? यहाँ सागर में होगा, और जितना पवनों का विस्थापन सागर में होगा उतना ही यहाँ पर इस पूरे एरिया में निम्न वायुदाब स्थित होगा। और निम्न वायुदाब के स्थित होने का परिणाम ये होगा कि यहाँ से ये पवनें क्या करेंगी? इधर विस्थापित होंगी, तो बरसात भारत भूमि पर होगी। अब दूसरी बात यह आती है कि दक्षिण पश्चिम मानसून वास्तव में निम्न धरातल पर लौटने वाला वह प्रवाह है जो देशांतरीय संचालन से प्रवाहित होता है, उत्पन्न होता है। तीसरी बात कि ग्रीष्म काल में तिब्बत का पठार जितना तपेगा पूर्वी जेट प्रवाह उतना ही शक्तिशाली होगा और बरसात इसी के अनुरूप होगी। ये जेट स्ट्रीम की बात होगी। जेट स्ट्रीम के बाद गिलबर्ट बाकर ने ये कहा कि यहाँ तक तो बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन कभी कभी इसमें कुछ अंतर पाया जाता है। तो उसके लिए, और ये अंतर क्या हुआ कि जो 1987 में भीषण सूखा पड़ा था उसके अध्ययन के लिए मोनेक्स यानी मानसून एक्सपेरिमेंट अभियान चलाया गया, और इस अभियान के तहत 2-3 चीजें निकल करके आई। उसको हम लोग समझ लेंगे कि तिब्बत के जो कि जेट स्ट्रीम विचारधारा की भी आलोचना करती हैं, तो इन्होंने तिब्बत के पठार की भूमिका को रेखांकित करते हुए जेट धाराओं का पता लगाया। मोनेक्स ने बंगाल की खाड़ी में निम्न भार क्षेत्र के उत्पन्न होने से दक्षिण एशिया में मानसून कमजोर हो जाती है। बंगाल की खाड़ी की लोकेशन कहाँ है? यहां हम लोग देखें तो बंगाल की खाड़ी की लोकेशन ये है। तो बंगाल की खाड़ी में जब निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा तो दक्षिण एशिया में मानसून कमजोर होगा। अभी हम लोग समझेंगे कि ये क्यों बनता है। लेकिन जब हिमालय पर बर्फ सामान्य से अधिक होगा तब भी बरसात कम होगी। तो हिमालय पर बर्फ सामान्य से अधिक होने का परिणाम क्या होगा? बात वहीं जेट स्ट्रीम पर आ जाती है, क्योंकि सूर्यातप यहाँ कम मिलेगा, और सूर्यातप यदि कम मिलेगा
तो ये तिब्बत का पठार कम तप्त होगा, और तिब्बत का पठार यदि कम गर्म होगा तो पूर्वी जेट कमजोर होगा, और जब पूर्वी जेट कमजोर होगा तो भारत में बरसात जेट स्ट्रीम के अनुसार इसी पूर्वी जेट के आधार पर होती है। यह बात मोनेक्स से निकल करके आई। लेकिन अल नीनो सिद्धांत, गिलबर्ट बाकर ने कहा कि इन सारी चीजों के बाद भी एक और सिद्धांत है जो मानसूनी वर्षा को प्रभावित करता है। अल नीनो के बारे में हम लोग जान लें कि पेरू के तट के निकट दिसंबर में चलने वाली गर्म धारा, जिसको कि चाइल्ड क्राइस्ट भी कहते हैं, तो इसको अल नीनो के प्रभाव से दक्षिणी प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि हो जाती है। चूंकि ये पेरू के तट पर चलती है, अब दक्षिणी प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि हो जाती है और वायुमंडल प्रभावित होता है, जिससे कि भारतीय मानसून भी प्रभावित होता है। यह कैसे प्रभावित होता है? तो इसके लिए बड़ी चीज है कि एनसो यानी दक्षिणी दोलन के संयुक्त प्रभाव की हम लोग चर्चा कर लें। यह क्या होता है? तो अभी अल नीनो की आलोचना देख लें कि कई बार अल नीनो का प्रभाव नहीं हुआ, फिर भी भारत में वर्षा कम हुई। गिलबर्ट बाकर ने कहा कि अल नीनो के प्रभाव के परिणाम स्वरूप भारत में वर्षा कम या ज्यादा होती है, यानी कि भारतीय मानसून अल नीनो से प्रभावित होता है, लेकिन कई बार अल नीनो का प्रभाव नहीं पड़ा, फिर भी भारत में बरसात कम हुई। तो इसके पीछे इसी में जो एक महत्वपूर्ण बिंदु ये निकल करके आया कि दक्षिणी प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि हो जाने से वायुमंडल प्रभावित होता है। तो अब इसको समझने के लिए हम लोगों को यह जान लेना चाहिए कि ये यदि भारत का प्रायद्वीपीय भारत का ये हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, और यहां से हिंद महासागर का ये विस्तार है, और तो यहीं पर दक्षिणी प्रशांत महासागर है। अब बात यह आती है कि दक्षिणी प्रशांत महासागर के तापमान में यदि वृद्धि होगी तो क्या होगा? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होगा। जब प्रेशर लो होगा तो यहां जो प्रेशर बन रहा है हिंद महासागर में, इधर से वायु दाब प्रवणता के आधार पर यदि प्रेशर यहां लो है तो एयर क्या करती है? एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करती है? ये गति करती है। यानी कि यदि हिंद महासागर में प्रेशर लो है तो प्रशांत महासागर में प्रेशर हाई होगा, और यहां से वायु दाब प्रवणता के आधार पर वायु संचरण क्या होगा? हिंद महासागर की तरफ होगा। लेकिन हिंद महासागर में यदि प्रेशर लो है और प्रशांत महासागर में प्रेशर हाई है तो क्या होगा कि एयर, हवाओं का प्रवाह दक्षिणी प्रशांत महासागर की तरफ होगा। इसको हम लोग एनसो के रूप में या दक्षिणी दोलन के संयुक्त प्रभाव के रूप में समझते हैं। ठीक, इसको एनसो कहा जाता है, और इसी विस्थापन को दक्षिणी विस्थापन हिंद प्रशांत महासागर के मौसम संबंधी उतार चढ़ाव को कहते हैं। इसे दक्षिणी विस्थापन भी कहते हैं। तो यहां तक सारी संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब हम लोगों को मानसून की यांत्रिकी समझ लेनी चाहिए। जलवायु का तीसरा पार्ट यानी मानसून की यांत्रिकी पर थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए। तो मानसून की यांत्रिकी को समझने के लिए भारत में तो कम से कम आपको 1 साल बिताना ही पड़ेगा। कम से कम 1 साल कंप्लीट यदि भारत में आप बिताएंगे तब भारत के मानसून की यांत्रिकी को आप समझ पाएंगे। ठीक, तो भारत की मानसून की यांत्रिकी को समझने के लिए ग्रीष्म ऋतु में मानसून के आगमन की कौन सी ऋतु होती है, मानसून के वापसी की कौन सी ऋतु होती है, और शीत ऋतु कौन सी होती है, इन 4 ऋतुओं की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु, अभी जो बरसात वगैरह हुई है ना, हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में बात वही है कि ग्रीष्म ऋतु में अब सूर्य की किरणों का लंबवत होना किधर है? ये सूर्य की किरणें उत्तरायण हो रही है। आईटीसी जेट खिसक रहा है, और आईटीसी जेट जैसे जैसे खिसकेगा तो 29 मई को आईटीसी जेट की ये सिचुएशन हो जाती है, इस तरह से स्थिति हो जाती है, यानी कि यह भारतीय भूभाग पर
हो जाता है। यानी निम्न वायुदाब का गर्त यहाँ है, जून में वायुदाब यहाँ होता है, और इसी तरीके से जुलाई आते आते वायुदाब का निर्माण ऐसे हो जाता है। तो अब ग्रीष्म ऋतु की हम लोग बात करेंगे तो मार्च और मई के बीच सूर्य की किरणों का आभासी स्थानांतरण किधर होने लगा? उत्तर की तरफ होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या करेगा? उत्तर की तरफ जाएगा। जब अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उत्तर की तरफ जाएगा तो क्या होगा कि तापमान बढ़ेगा और वायुदाब के घटने का ये समय होगा। यानी कि देश का जो आधा भाग है यहाँ 23.5 डिग्री के दक्षिण, यह जो देश का आधा भाग है यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा और क्या होगा? वायुदाब कम होगा। यानी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर ये कहाँ होगा? 23.5 डिग्री के दक्षिण, देश का आधा भाग, ये स्थिति हो जाती है। लेकिन मई के अंत तक, मई आते आते एक लंबा सकरा वायुदाब विकसित हो जाता है इस तरह से। इस तरह से ये लंबा सकरा एक वायुदाब विस्तृत हो जाता है मई के अंत तक, यानी 9 जून से 22 जून की ये स्थिति है। और इस वायुदाब का परिणाम यह होता है कि इसका विस्तार यहाँ थार के मरुस्थल से लेकर के यहाँ छोटा नागपुर तक इस मरुस्थल का, इस वायुदाब का विस्तार ऐसे हो जाता है। इसके पीछे और भी कारण है, क्योंकि यह एरिया जो है, ये एरिया हमारा पठारी पड़ जाता है, यानी पहाड़ी पड़ जाता है। लेकिन ये जो थार का मरुस्थल है ये भी जल्दी गर्म इसलिए होता है क्योंकि अब सूर्य की किरणों का आभासी स्थानांतरण यहाँ है 23.5 डिग्री पर। अब इसका परिणाम क्या होता है कि परिणाम स्वरूप इस निम्न वायुदाब गर्त के चारों ओर क्या होने लगता है? वायुमंडलीय परिसंचरण शुरू होता है, वायु का परिसंचरण शुरू हो जाता है। यह ग्रीष्म ऋतु की बात हो गई। ग्रीष्म ऋतु में यानी कि इस यहाँ उच्च वायुदाब से अब निम्न वायुदाब की तरफ पवनों का संचलन शुरू हो जाता है, इधर से भी पवने और इधर से भी पवने। यानी यहाँ 30 डिग्री उपोष्ण उच्च दाब से भी पवने अब किधर आएंगी? निम्न वायुदाब की तरफ, और इधर निम्न वायुदाब से पवनों का जो उत्क्रमण हो रहा है और ये दक्षिण पूर्वी पवने क्या करती हैं? व्यापारिक पवने अब ये दक्षिण पश्चिम दिशा से ये बहना शुरू कर देती हैं। अब मानसून आगमन का सूचक क्या है? तो कभी कभी आर्द्रता से भरी ये पवने, जो पवने अब निम्न वायुदाब की तरफ ये वायु परिसंचरण जो हो रहा है ये निम्न वायुदाब की तरफ हो रहा है, तो कभी कभी आर्द्रता से भरी ये पवने जब इधर बहती हैं तो तड़ित झंझा के साथ काफी बरसात होती है, जैसे अभी लेटेस्ट बरसात हुई है। तो ये शुष्क तथा आर्द्र पवनों के अचानक एक साथ जब आती हैं, यानी कि शुष्क पवने निम्न वायुदाब के आसपास जो परिसंचरण हो रहा है और ये आर्द्र पवने भी एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, इन पवनों के एक साथ इकट्ठा हो जाने के परिणाम स्वरूप बरसात काफी होती है। लेकिन यही चीज यदि मई जून में हो जाए तब आंधी के साथ ये बरसात होती है, और इस मूसलाधार बरसात को हम लोग मानसून का सूचक मानते हैं। जबकि वास्तव में यह पवने सायंकाल तड़ित झंझा हैं, जिसे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी, असम में चाय वर्षा और केरल में आम्रवृष्टि के रूप में हम लोग जानते हैं। यहां तक हम लोग समझ लिए। अब लू की हम लोग बात कर लें तो इस समय जो अभी कंडीशन चल रही है, कंडीशन चलने का मतलब यह है कि सूर्य के किरणों का आभासी स्थानांतरण उत्तर की तरफ हो रहा है। तो इसमें यह होता है कि इसी समय दक्षिण पश्चिम भाग में जो ये वायुदाब गर्त के केंद्र में दोपहर के बाद, दक्षिण पश्चिम भाग यानी ये मरुस्थल की बात कर रहा है, तो दक्षिण पश्चिम भाग में जो वायुदाब का गर्त है, इस गर्त में दोपहर के बाद गर्म और शुष्क पवनें चलती हैं, और इन गर्म तथा शुष्क पवनों को स्थानीय नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको कि लू कहा जाता है। स्थानीय नाम लू के नाम से हम लोग जानते हैं। अब मानसून का आगमन हम लोग देख लें कि मानसून का आगमन कैसे होता है। अब हम लोग मई के बाद अब जून में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब जून की बात आ रही है,
तो लगभग संपूर्ण भारत में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि 1 जून को केरल के तट पर मानसून पवनों का आगमन हो जाता है। 5 जून को गोवा के तट पर, गोवा के आसपास, और 10 जून को दादरा नगर हवेली से मानसूनी पवनें आगे बढ़ती हैं। उड़ीसा में ये पवनें जो 15 अक्टूबर तक पहुंचती हैं। ठीक, ये 1 जून, 5 जून और 10 जून हमें याद रखना होगा। और गुजरात में ये 15 जून और 15 जुलाई के आसपास इधर अब ये पाकिस्तान की तरफ मूव करेंगी। ठीक, तो अब वर्षा ऋतु की अवधि के बारे में हम लोग बात कर लें कि दक्षिण से उत्तर तथा पूर्व से पश्चिम, या दक्षिण से उत्तर ये क्यों कम होंगी? क्योंकि यहाँ एक चीज भौगोलिक स्थिति से हमें यह भी समझना होगा कि यहाँ पर जो सह्याद्री का एक खड़ा भ्रंश कगार है, ये बड़ा अवरोधक का काम करता है। तो यहाँ से जब पवनें आती हैं और ये पवनें दक्षिण पश्चिम से जब ये दक्षिण पश्चिम दिशा से जब ये चलेंगी तो ये क्या करती हैं कि ये सह्याद्री की घाटियों में, सह्याद्री पहाड़ से टकरा करके ये इसी के साथ साथ बढ़ने लगती हैं। यानी कि यहाँ बरसात, इसमें टकराहट होती है और बरसात यहीं पर होती है। और जैसे जैसे ये क्रमशः उत्तर बढ़ती जाती हैं, इनके मात्रा में कमी होने लगती है। लेकिन ये पवनें जो इधर चल रही होती हैं, तो यहाँ म्यांमार की अराकान यामा का जो विस्तार है, इस विस्तार में उलझ करके ये कहाँ पहुँच जाती हैं? भारत के पूर्वी भाग में। और भारत के पूर्वी भाग में पहुंचने का परिणाम यह होता है कि इसकी एक दिशा तो इधर चली जाती है और दूसरी दिशा इधर। और यहाँ बंगाल से ये पवनें घुसने के बाद इनकी दिशा क्या होती है? तो इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर पूर्व इनकी दिशा होती है। लेकिन उत्तर पूर्व ये न जा करके अवरोधक के आने और इधर से वापस लौट रही पवनों के परिणाम स्वरूप इनकी दिशा में उत्क्रमण होता है, दिशा ये बदलता है और ये हिमालय के चोटी के, हिमालय के शिवालिक के गिरिपथ से रगड़ते हुए, रगड़ खाते हुए ये पवनें इधर आगे बढ़ती हैं। दूसरी एक धारा यहां से घुसती है चक्रवाती अवदाब के रूप में, और ये धारा यहां से नर्मदा और तापी नदियों के बीच से घुसने वाली इन धाराओं के साथ यहां आकर के मिलती है। और ये धारा जो अरावली के पास से ये गुजरती है, अरावली के ऊपर से ये पंजाब के पश्चिमी हिस्से में जाकर के ये मिलती है। तो ये मानसून आगमन की बात हो गई। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, नोट्स कैसे बनाएंगे, तो इसको देख लिया जाए कि जून के प्रारंभ तक निम्न वायुदाब क्षेत्र की प्रबलता कहाँ होती है? दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को अपनी तरफ आकृष्ट करती है। यानी कि जो ये निम्न वायुदाब गर्त बना हुआ है, ये दक्षिणी वायुदाब, दक्षिणी व्यापारिक पवनों को अपनी तरफ आकृष्ट करता है। परिणाम क्या होता है कि हिंद महासागर से चलती हुई ये पवनें, जैसा कि हम लोग अभी बात किए, ये पवनें विषुवत वृत्त को पार करती हैं। और जैसे ही ये विषुवत वृत्त को पार करती हैं, इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से अब दक्षिण पश्चिम हो जाती है, दक्षिण पश्चिम हो जाती है। और ये क्या करती हैं कि यहाँ से भारत की जो ये विशिष्ट स्थिति है, इसमें से ये अरब सागर में एक प्रवेश करती है और फिर दूसरी धारा इसकी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। उसके बाद प्रवेश करने के साथ ही ये भारतीय वायु संचरण का अंग बन जाती है और विषुवत वृत्त पार करते ही इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। आगे बढ़ती हैं जब ये पवनें, तो आर्द्रता से लदी इन पवनों के आने से बादलों का प्रचंड गर्जन होता है। जब ये पवनें भारतीय भूभाग के ऊपर आती हैं तो इनका प्रचंड गर्जन होता है, बिजली का चमकना शुरू हो जाता है और इसे मानसून विस्फोट कहते हैं या मानसून का फटना कहते हैं। अगली लाइन बड़ी अच्छी है, चूंकि इन मानसून पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम होती है, लेकिन भारत की विशिष्ट आकृति के कारण इनकी दिशा में परिवर्तन होता है और ये उत्तर की तरफ हो जाती है। यानी कि जैसे ही ये अब ये पवनें, आर्द्रता से लदी ये पवनें
पूर्व से जब पश्चिम जाएंगी तो ये क्या करेंगी, बरसात किधर होगी सबसे ज्यादा, तो ये बरसात इधर शिवालिक के गिरिपद में होगी। और ये जो अरब सागर की शाखा है, ये अरब सागर की शाखा का पानी सबसे ज्यादा कहाँ प्रक्षालित करेगा, तो ये जहां टकराएगा वहीं प्रक्षालित करेगा। यानी कि इसके पूर्व में, किसके पूर्व में, इस पश्चिमी घाट के पूर्व का जो एरिया है ये किस में आ जाएगा, ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आएगा। क्योंकि केरल के पूर्व, ये तमिलनाडु के एरिया को हम लोग देखेंगे तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आएगा। क्योंकि दक्षिण पश्चिम से उठने वाली मानसूनी पवनें आकर के केरल में ये टकराती हैं। तो चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि दक्षिण के पठार की ऊंचाई निरंतर दक्षिण की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते हैं ये ऊपर की तरफ उठती चली जाती है। तो यहाँ से पवनें जब उठेंगी, महासागरों से उठने वाली ये पवनें यहाँ आकर के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी, उसके नीचे नागरकोइल की भी पहाड़ियां हैं। अनाईमुड़ी से टकरा करके ये बरसात इस पश्चिमी घाट के पूर्व में ही बरसात कराती है और पश्चिमी घाट को रगड़ते हुए ये आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ जब आती है तो यहाँ जो घाट बने हुए हैं, पाल घाट, भोर घाट, तो इन घाटों से ये पवनें नदी घाटियों में प्रवेश करती हैं जो आगे जाकर के इधर बरसात कराती हैं। और ये बंगाल की खाड़ी से मिलने वाली पवनों के साथ ये मिलकर के आगे बढ़ती हैं। ठीक, अब मानसून का आगे बढ़ना, तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा था वो मानसून का आगमन देखा था। अब आगे कैसे बढ़ती हैं, तो दो धाराएं, एक तो अरब सागर और दूसरा बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो बे ऑफ बंगाल की शाखा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि अराकान यामा जो म्यांमार की चोटी है इसके विस्तार और बिना किसी अवरोध के इनका इधर पूरब की तरफ बढ़ना, और पूरब की बंगाल की खाड़ी की बात मैं कर रहा हूं, और पूरब की तरफ बढ़ने के बाद गारो, खासी, जयंतिया, नागा, पटकाई, बूम और हिमालय के विस्तार ने एक विशिष्ट आकृति भारत को प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ आकर के ये पवनें उलझ जाती हैं और कुछ पवनें ब्रह्मपुत्र घाटी से मिलकर के, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी से मिलकर के आसाम से आगे बढ़ते हुए ये इधर की तरफ आती हैं। तो कुछ पवनें यहाँ से जो नदियों का उद्गम हुआ है, इन नदी घाटियों में ये पवनें चक्रवाती अवदाब के रूप में प्रवेश करती हैं और ये कहाँ पहुँच जाती हैं, इन नदियों के मुहाने तक, और भीषण बरसात कराती है। लेकिन यहाँ बंगाल से घुसने वाली ये पवनें, अब इनकी चूंकि मूल प्रवृत्ति है ये उत्तर पूर्व, उत्तर तो ये बह रही हैं लेकिन पूर्व नहीं जा रही हैं, क्योंकि ये मजबूरी में अवरोध के आ जाने से और इधर से पवनों के प्रवाह से इनकी दिशा पश्चिम की हो जाती है। तो ये लगातार प्रयास तो करेंगे ही पूर्व की तरफ जाने के लिए। तो शिवालिक के गिरिपद में ये उलझते हुए यहाँ पहुँचती हैं पंजाब तक। लेकिन अरबियन सी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ जो पाल घाट, थाल घाट और भोर घाट के दर्रे हैं, यहाँ पहली शाखा तो यहीं उलझ जाती है और यहाँ भीषण बरसात कराने के साथ ही जिसका परिणाम यह होता है कि तमिलनाडु को वृष्टि छाया क्षेत्र के रूप में भी हम लोग जानते हैं, तमिलनाडु के कुछ हिस्से को। तो यहाँ पश्चिमी घाट के ठीक पूर्व, यानी पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढलान है, इसको हम लोग वर्षा विमुख कहेंगे और ये इनको हम लोग वर्षा क्षेत्र कहते हैं। तो यहां से ये पवनें जब आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ते हुए सकरे दर्रों को पार करके ये इस एरिया में आती हैं। ठीक, अब इस अवरोध का परिणाम ये होता है कि दक्कन के पठार और मध्य प्रदेश के बाद ये पवनें गंगा घाटी में प्रवेश करती हैं। दक्कन के पठार और मध्य प्रदेश के बाद ये पवनें गंगा घाटी में प्रवेश करती हैं और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा के साथ मिल जाती हैं। अरब सागर की दूसरी शाखा यहाँ से पार करती है गिरगिरिनार के साथ ही अरावली का ये जो एरिया पड़ता है ये तो पर्वताभिमुख है, लेकिन इसके बाद का जो ये क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, ये और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच से एक इस तरह से
पवनों की यह शाखा चलती है अरब सागर की, जिसका परिणाम यह होता है कि अरावली के पश्चिम बरसात कम होती है। तो दूसरी शाखा सौराष्ट्र के प्रायद्वीप तथा कच्छ में पहुंचता है और अरावली पर्वत श्रेणियों के ऊपर बढ़ता है, और ये कहाँ जाकर के मिलती है, ये यहाँ पूरब से आने वाली बंगाल की खाड़ी के साथ, बंगाल की खाड़ी की जो धारा आती है उसके साथ ये मिल जाती है, और इसके बाद ये हिमालय के पश्चिमी भागों में बरसात कराती हैं। ठीक, ये अरब सागर की बात हो गई। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो मानसून आगे बढ़ता है, बंगाल की खाड़ी की हम लोग बात कर लिए थे, बे ऑफ बंगाल की, लेकिन उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, आगे हम लोग रिवीजन कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग देख लें कि बंगाल की खाड़ी की शाखा स्वाभाविक रूप से म्यांमार तथा बांग्लादेश की तरफ बढ़ती है, लेकिन म्यांमार की अराकान पहाड़ी का अवरोध इसे भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ मोड़ देता है। उत्तर में हिमालय तथा उत्तर में हिमालय और उत्तर पश्चिमी भारत के निम्न वायुदाब, उत्तर पश्चिमी यानी यहाँ मरुस्थल की बात हो रही है राजस्थान की, निम्न वायुदाब के प्रभाव से यह शाखा दो भागों में बट जाती है। एक शाखा तो पश्चिम की ओर इधर बढ़ती है, गंगा के मैदान से होकर के सीधे पंजाब में पहुंचती है, जहां की अरब सागर के सौराष्ट्र वाली शाखा से यह मिलकर के हिमालय के पश्चिमी भाग में बरसात कराती है। और दूसरी शाखा इसकी क्या करती है कि यह ब्रह्मपुत्र घाटी की तरफ पूर्व में, उत्तर पूर्व में यह बढ़ जाती है, और इसकी एक उप शाखा कहाँ पहुंचती है, गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियों में टकरा करके बरसात कराती है। इसी के साथ हम लोग बात किए थे चक्रवाती औदाब की, जो इन नदी घाटियों से निकल करके कहाँ पहुंचता है, इनके उद्गम तक पहुंचता है। तो मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवाती औदाब उत्पन्न होते हैं और भारत की मुख्य भूमि के ऊपर से गुजरते हैं। इनका मार्ग प्रायः गंगा के मैदानों में स्थित निम्न वायुदाब अक्ष के साथ साथ आगे पीछे होता रहता है। निम्न वायुदाब जितना देर गंगा के मैदान में स्थिर रहेगा उतने देर ये चक्रवाती औदाबों की बरसात होगी। ठीक, अब मानसून वापस हो रहा है। मानसून हिमालय के पश्चिमी भाग में पहुंच गया और मानसून की वापसी हो रही है। यहाँ 15 सितंबर, 1 अक्टूबर, 3 और 5 अक्टूबर, और यहाँ से जो मानसून 15 अक्टूबर को इस तरह से वापस हो रहा है। तो चूंकि हमने देखा था कि बरसात हमारा इस तरह से बढ़ रहा है, बरसात हमारा इस तरह से हो रहा है, तो मानसून की वापसी, हमारे हाथ को ध्यान से देखिएगा, मानसून की वापसी भी ऐसे ही हमारी होगी। बरसात भी हमारी किस तरह से हुई है, ऐसे हुई है, यानी कि ये जो एरिया है यहाँ, यह कोहनी को आप लोग ध्यान से देखेंगे, या एक चीज ऐसे समझिए इसको, यहाँ से ये दक्षिण पश्चिम मानसून ऊपर बढ़ रही है और यहाँ आने के बाद ये अब मानसून की स्थिति ऐसे हो जा रही है और ये ऐसे बढ़ रही है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ भले ही ये इस तरह से घूम करके आए और यहाँ इनके साथ मिल करके आए, लेकिन बरसात का क्रम यही होता है। लेकिन जब यही मानसून वापस होने की बारी आती है तो यहाँ से अब मानसून ऐसे आता है और ऐसे ये पूरी तरह से जब यहाँ पहुँचता है ये एरिया ITCZ का, तब ये मानसून धीरे धीरे इस तरह से उतरता है। यहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं। तो अब हम लोग बात कर लें कि अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है उसे संक्रांति का काल कहा जाता है, और अक्टूबर नवंबर के महीने के बाद से ही शीतकालीन मौसम अब धीरे धीरे शुरू होने लगता है। और जो गर्म वर्षा ऋतु था, गर्म वर्षा का ऋतु जो होता है, अब उसकी जगह पे शुष्क शीतकालीन मौसम का स्थान लेने लगता है। इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो उच्च तापमान तथा आर्द्रता के कारण, तापमान भी उच्च होता है और आर्द्रता के कारण मौसम में जो उमस होती है, नहीं दशहरा से कुछ दिन पहले टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और आर्द्रता भी होती है मौसम में, तो उमस एक अजीब तरीके का चिपचिपा टाइप का मौसम होता है। उस समय यदि पंखा उनका भी चलाएं तो बहुत राहत नहीं मिलती है। तो इस उमस को हम लोग कुआर की उमस कहते हैं। अब चूंकि उत्तर भारत का निम्न वायुदाब क्षेत्र किधर स्थित हो गया, तो ये जो निम्न वायुदाब क्षेत्र है ये अब बंगाल की खाड़ी में स्थित हो जाता है
और इस स्थानांतरण का संबंध क्या होता है कि इस निम्न वायुदाब का सीधा सा संबंध किससे स्थापित हो जाता है, तो अंडमान सागर में बनने वाले चक्रवातों से। अंडमान सागर में ये जो चक्रवात बनते हैं, इन चक्रवात का परिणाम ये होता है कि ये चक्रवात अधिकतर गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के, यानी कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा में ये एंट्री करते हैं और यहाँ से इंटर करने के बाद ये इन नदियों के मुहाने तक, यानी इन नदियों के उद्गम तक भारी बरसात कराते हुए ये पहुँचते हैं। ये मानसून की वापसी हम लोग समझ रहे हैं। अब शीत ऋतु की हम लोग बात कर लें तो शीत ऋतु में सीधे सीधे ये समझा जाए कि ये भारत है, ये भारत की स्थिति है। और जहां जुलाई में हमने ये देखा था कि जुलाई में ITCZ यहाँ इस तरीके से 23.5 डिग्री के ऊपर, यानी उत्तर के मैदान में, यानी कि पश्चिम में मरुभूमि से लेकर के पूर्व में छोटा नागपुर के पठार तक है। अब यही ITCZ सूर्य के मकर रेखा पर लंबवत होने के परिणाम स्वरूप ITCZ अब विषुवत वृत्त के दक्षिण में, यानी अब मकर रेखा में स्थित हो गया है। तो जिसका परिणाम यह हुआ कि दिसंबर, जनवरी तथा फरवरी में भारत में शीत ऋतु होती है और इस समय सूर्य के किरणों का आभासी स्थानांतरण मकर रेखा पर होता है। परिणाम स्वरूप उत्तरी मैदानों में, यानी कि उत्तर के मैदान में अब क्या होगा, उच्च वायुदाब होगा और निम्न वायुदाब का गर्त कहाँ होगा, मकर रेखा पर होगा। अब यहां से पवनों की दिशा तब क्या होगी, पवनों की दिशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हो जाएगी। तो अब ये पवनें स्थल से समुद्र की तरफ बहने लगती हैं। और इसको हम कैसे पहचानते हैं, तो स्वच्छ आकाश, निम्न तापमान एवं आर्द्रता भी निम्न होती है, शीतल हवा तथा वर्षा रहित दिन, बरसात नहीं होता, इस ऋतु को सुहावना तथा आनंदपूर्ण बनाते हैं। लेकिन कभी कभी इसमें खलल पड़ जाता है। खलल कैसे पड़ जाता है, दिसंबर जनवरी में भी बरसात शुरू हो जाती है, कभी कभी तो ओले भी पड़ जाते हैं। बरसात होती है तो काफ़ी बरसात होती है। तो इस बरसात के कारणों को अब हम लोग जान लें तो इस बरसात का जो कारण है वो कारण है पश्चिमी विक्षोभ। ये पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर की जो स्थिति है, यहाँ ये स्थित भूमध्य सागर के ऊपर ये पश्चिमी विक्षोभ पैदा होते हैं। कहाँ, भूमध्य सागर के इस पूर्वी भाग में। और ये पूर्वी भाग में उत्पन्न होने के बाद ये ईस्टवर्ड यानी पूर्वी दिशा में ये बढ़ते हैं। तो कौन कौन से देश आते हैं, तो पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करते हुए यहाँ पर ये भारतीय मुख्य भूभाग तक ये पहुँचते हैं। अब जैसे ही ये भारतीय मुख्य भूभाग तक ये पहुँचेंगे तो अब प्रश्न ये उठता है कि रास्ते में इनको आर्द्रता कहाँ से मिलती है, ये जल कहाँ से ग्रहण करते हैं ये पश्चिमी विक्षोभ। क्योंकि वायुमंडलीय परिसंचरण में हमने देखा था कि अक्षांशीय तापीय संतुलन को बरकरार रखा जाता है और ये केवल सूर्यातप के ही द्वारा नहीं होता बल्कि वायु परिसंचरण के कारण भी होता है। वायु परिसंचरण के द्वारा भी उष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक, तो अब ये पश्चिमी विक्षोभ रास्ते में कैस्पियन सागर और यहाँ अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में बरसात होती है। यानी कि ये उत्तरी पश्चिमी भागों में बरसात होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इनकी दिशा आगे बढ़ेगी, रास्ते में यदि कैस्पियन सागर से इनको पानी नहीं मिलता तो मात्रा बरसात की कम होती जाती। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जब पश्चिमी विक्षोभ बरसात कराएगा तो ये जैसे जैसे पूर्व की तरफ बढ़ेगा मात्रा घटती जाएगी। जबकि भारतीय मानसून से जब उत्तर के मैदान में बरसात होती है तो पूर्व से पश्चिम की ओर हम बढ़ते हैं तो बरसात की मात्रा कम होती जाती है। उपर्युक्त निष्कर्ष को, उपर्युक्त संकल्पना और यांत्रिकी को समझने के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि हम कह सकते हैं कि भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून और अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी ITCZ के स्थानांतरण का परिणाम है। और भारतीय मानसून पवने हैं
जो अपने साथ उष्मा के कारण आर्द्रता ग्रहण करती हैं। भारतीय मानसून क्या है? ये पवन है। किस प्रकार की? द्वितीयक प्रकार की ये पवनें हैं, आवर्ती पवनें हैं जो उष्मा के साथ आर्द्रता ग्रहण करती हैं। ये हमारा जलवायु का निष्कर्ष रहा। अब हम लोग ये चाहेंगे कि अब तक जो हमने पढ़ा क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम उसको देख लें, रिवीजन कर लें। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। MPPCS 1997 में पूछा था ये प्रश्न, और प्रश्न है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा तो होती है जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च मई में, अक्टूबर नवंबर में। तो कोरोमंडल तट की यदि हम लोग बात करें तो भारत में कोरोमंडल तट की लोकेशन ये है। तो यहाँ बरसात कब होगी? तो यहाँ बरसात अक्टूबर नवंबर में सबसे ज़्यादा होगी। कारण क्या है कि यहाँ जो पश्चिमी घाट से या अरब सागर से जो पवनें हैं मानसून की, ये तो पवनें इनकी दिशा क्या हो जाती है, इससे टकराने के बाद ये उत्तर की तरफ हो जाती हैं। लेकिन बंगाल की खाड़ी की जो पवनें हैं बिना किसी अवरोध के ये आगे बढ़ती चली जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कोरोमंडल तट में बरसात वापसी की बात जब होती है तब बरसात इसमें होती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। IS 1992 का यह प्रश्न है कि मध्याह्न के समय आर्द्रता कहाँ रहेगी? यहाँ तो तापमान ज़्यादा रहेगा। मध्य रात्रि के समय तापमान नहीं रहेगा, आर्द्रता कम होती है। तो ये कब रहेगा? सायंकाल या प्रातःकाल? तो इसका सही आंसर ये होता है कि प्रातःकाल आर्द्रता ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र निम्नलिखित में से हैं। UPPCS मेंस 2002 में यह प्रश्न था कि तमिलनाडु कर्नाटक शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि कर्नाटक में तो तमिलनाडु का जो एरिया है इसमें जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है, यह ग्रीष्मकालीन वर्षा क्या होती है? क्योंकि कम होती है इसलिए कि ये वर्षा छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, और वर्षा छाया क्षेत्र में पड़ने का परिणाम ये होता है कि यहाँ पर पश्चिमी घाट से टकरा करके अरब सागर की शाखा आगे बढ़ती चली जाती है और इधर बरसात कम होती है। और यही स्थिति यहाँ पर जो सौराष्ट्र की शाखा है ये इसके साथ पंजाब का होता है, जो अरावली के बाद ये आगे बढ़ती है और यहाँ से मिलने वाली ये बंगाल के शाखा की ये बंगाल शाखा यहाँ जब इसके साथ मिलती है हिमालय के पश्चिम में, और ये शीतकालीन बरसात पंजाब में कराती है। और जब ये वापस निवर्तन होता है तो इस निवर्तन में तमिलनाडु में बरसात होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पंजाब और ये तमिलनाडु हमारा सही आंसर होगा, तो सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? UPPCS मेंस 2009 में प्रश्न था कि जून माह में केरल और कर्नाटक में वर्षा होती है, जुलाई में, बात तो सही है, जून माह में केरल और कर्नाटक में वर्षा होती है, सही है। जुलाई माह में 999 मिलीबार की समदाब रेखा पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है, ये भी सही है। भारत की जलवायु में ऋतुओं की लय विद्यमान है, बिल्कुल विद्यमान है। गर्मी जाड़ा बरसात, गर्मी बरसात जाड़ा, गर्मी बरसात जाड़ा, गर्मी बरसात जाड़ा, तो ये लय विद्यमान है। अब देश में मानसून का प्रारंभ पश्चिम बंगाल से होता है, लो, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि यह असत्य है, पश्चिम बंगाल से शुरुआत नहीं होती, कहां से होती है? केरल से होती है। नेक्स्ट कथन ए, दक्षिण भारत में ऋतु परिवर्तन उत्तरी भारत की अपेक्षा कम रहता है। ठीक है, तो बात भी सही है। इसका कारण यह है कि दक्षिण भारत में समुद्र का समकारी प्रभाव अधिक रहता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है कि ए भी सही है और आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि उत्तर
ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाबार तट पर जुलाई में भारी वर्षा हो रही होती है तो तमिलनाडु अपेक्षाकृत शुष्क होता है। सही बात है, वो इसलिए क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। छठवां का ए हमारा सही आंसर होगा। कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया? यूपी पीसीएस मेंस 2002 का प्रश्न है। तो कोपेन ने भारत को 8 जलवायु क्षेत्र में विभक्त किया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौटती मानसून से प्रभावित नहीं होता? बीपीएससी 2000 और 2007 का यह प्रश्न है कि लौटती मानसून से कौन सा राज्य प्रभावित नहीं होता। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, जो लौटती मानसून से प्रभावित नहीं होता है। ठीक, अन्यथा तमिलनाडु भी प्रभावित होता है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा भी प्रभावित होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक, दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं है, व्यापारिक हवाएं भी नहीं है, निवर्तनी मानसून। देखिए यहाँ पर निवर्तनी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ ये दोनों उत्तर सिमिलर है, लेकिन शीतकालीन वर्षा का जो मुख्य कारण है, शीतकाल में जो वर्षा होती है उस वर्षा का जो कारण है वो पश्चिमी विक्षोभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की जो उत्पत्ति होती है वो अभी हम लोगों ने देखा था कि ये भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में ये उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बीपीएससी 99, यूपी पीसीएस 98 और 2009 में यह प्रश्न पूछा था कि आम्र वर्षा, उड़ीसा, आंधी तो भाई आती ही है। यहाँ उत्तर प्रदेश में काल बैसाखी, पश्चिम बंगाल में कहा जाता है लू। उत्तर पश्चिमी भारत में बहने वाली जो स्थानीय पवन है उसे लू के रूप में जानते हैं। लेकिन आम्र वर्षा क्या सही है? आम्र वर्षा सही है? आम्र वर्षा सही नहीं है, तो इसलिए हमारा उत्तर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अल नीनो संबंधित है। एमपी पीसीएस 2003 में यह प्रश्न था कि अल नीनो संबंधित है। अल नीनो किससे संबंधित है? पश्चिमी अवदाब से नहीं भाई, पूर्वी अवदाब से नहीं, मौसम की भविष्यवाणी से नहीं, यह संबंधित है भारतीय मानसून से। अल नीनो का प्रभाव हम लोग पढ़े अभी, तो यह किससे संबंधित है? सीधे सीधे यह भारतीय मानसून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? अल नीनो भी प्रभावित करता है, तिब्बत का पठार भी करता है, जेट स्ट्रीम भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। लेकिन अभी तक जो हम लोग पढ़े थे, अभी तक की जो क्लास हम लोग पढ़े जलवायु की, उसमें गल्फ स्ट्रीम का नाम नहीं आया। अतः हमारा उत्तर डी सही है। यह प्रश्न आरटीएस, आरएएस और आईएएस में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण है। यूपी पीसीएस 2008, आरएएस, आरटीएस 2010 में यह प्रश्न था कि तमिलनाडु में वर्षा होने का क्या कारण है। अब उत्तर पश्चिमी मानसून, उत्तरी पश्चिमी मानसून है कि उत्तर पूर्वी मानसून है? बिल्कुल गलत बात है। उत्तर पूर्वी मानसून कैसे होगा? पूर्वी अवदाब, पश्चिमी अवदाब या उत्तर पश्चिमी मानसून? सही आंसर इसका क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो उत्तर पूर्वी मानसून है, क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून का जब निवर्तन होता है, ठीक है, तो इसी के परिणाम स्वरूप तमिलनाडु में वर्षा होती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र, भारत का जो मुख्य सूखा क्षेत्र है वो क्या है? अरावली का पश्चिमी भाग भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं। यूपी पीसीएस 2008 और आरएएस 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था कि तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वो, तो पश्चिमी विक्षोभ तो तमिलनाडु में होगा नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में वर्षा तो होती नहीं है, दक्षिण पूर्वी मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। तो सही आंसर इसका होगा उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक, इसके पहले भी हम लोगों ने इस उत्तर को देखा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझी जाती है, इसका कारण क्या है?
यूपीपीएससी 1994 में यह प्रश्न था कि, और विकल्प दिया कि वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना यह भी एक कारण है, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर के उड़ जाना यह भी एक कारण है, वर्ष का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर से होना, जो वर्षा होती है वो कुछ महीने ही बहुत जोर से होती है, यानी कि ये तीनों कारण सही हैं। अतः हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त सभी कारण हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है, बीपीएससी 1994 में यह प्रश्न था कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। अभी हम लोग तापीय सिद्धांत एडमंड हेली का पढ़े थे, तो इसका सही आंसर होगा स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, क्योंकि एडमंड हेली ने यह कहा है कि यदि पृथ्वी पर या तो केवल जल होता या केवल स्थल होता तो मानसून पवनों की उत्पत्ति होती ही नहीं। यदि मानसून पवनों की उत्पत्ति होती है तो उसमें स्थल और जल दोनों के तापांतर का एक मुख्य कारण है, जिससे कि मानसून पवनों की उत्पत्ति होती है, और इसी तापांतर के कारण पवनों का उत्क्रमण होता है। ठीक, तो यह हमारा सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। आईएएस 1996 में यह प्रश्न था कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब और हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। क्योंकि यहां जब हम लोग बात करते हैं, ऐसे भारतीय उपमहाद्वीप की हम लोग बात करते हैं, और यहाँ जो भारतीय उपमहाद्वीप का ये पश्चिमी सिरा जो मरुस्थल वाला है, और यहाँ से लेकर के ये छोटा नागपुर का पठार और इसके साथ ये प्रायद्वीपीय भाग, यहाँ उच्च ताप और निम्न दाब जब होगा तो यहाँ हिंद महासागर से जो पवने हैं, यहाँ आईटी से ये भूमध्य रेखीय शांत पेटी का निर्माण कहाँ होता है? भारतीय भूभाग पर, जिसके परिणाम स्वरूप ये व्यापारिक पवने किधर जाती हैं? समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून का ये कर्षण करती हैं, और इनके द्वारा दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से क्या है? उत्तर पूर्व होगा ना भाई। यहाँ यदि ये विषुवत वृत्त है और यहाँ से ये व्यापारिक पवने यहाँ आती हैं, या यहाँ से ये पवने क्रॉस करती हैं, और तो ये तो दक्षिण हुआ, और यहाँ ये दक्षिण पूर्व से ये पवने आ रही हैं। विषुवत वृत्त को यहाँ पार करने के बाद जब ये पवने इधर जा रही हैं, तो ये दक्षिण पूर्व से इनका उत्क्रमण किधर होता है? उत्तर पूर्व होगा ना। दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर पूर्व होगा। तो सही आंसर हमारा डी है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इस तरह से आज की जो जलवायु की कक्षा है हम लोगों की समाप्त होती है। फिर हम लोग मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।